21 अगस्त को खबर आई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के कुछ लीडर से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा, बाहर की कुछ ताकतें बलूचिस्तान में दखल अंदाजी कर रही हैं बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। मेरे पास कल कुछ फोन कॉल्स आए। लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है गड़बड़। मैंने कहा, देखिए, मुझे मालूम नहीं है हिंदुस्तान कुछ वहां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर यह तय है कि पाकिस्तान कई बार बोल चुका है और दुनिया को बोल चुका है। जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो बोल चुके हैं हमारे बारे में कि हम वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और मैंने कहा, देखिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बात तय है, अगर ऑपरेशन सिंदूर, जो हम जानते हैं 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025 में और जो पॉज में है, खत्म नहीं हुई है, मैंने कहा अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर, वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज़्यादा है। ये हमें बात समझनी है। अब वो खतरा क्या है, यही मैं बताना चाहता हूँ। पर वो समझने से पहले 3 बुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं कर रहा हूँ। 3 बातें ये हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो पूरी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है 2 चीजें। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इन तीनों बातों को समझ लीजिए। हम जानते हैं पहली जंग दोनों मुल्कों के बीच में हुई थी कश्मीर के ऊपर। फिर 1 जनवरी 1949 को जंग रुक गई और एक मिलिट्री लाइन बन गई जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसी वक्त से सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की, तब से ही। पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है, इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मार ली? आपको याद होगा, बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं हैं, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। यह ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं, लेकिन 1 महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर हैं। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में हैं और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। And then again, Pakistan and India, that was a big one. And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी?
इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद मॉल कहा जा सकता है क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे देश हैं, कुछ बात बनाने वाले, कुछ बिगाड़ने वाले भी। इसलिए बातचीत की सफलता पर इतनी जल्दी कोई यकीन भी नहीं कर रहा। इस्राइल इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा पीछे चली गई थी, मगर जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन को लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हो गई हैं। परेशान होकर ट्रंप की पत्नी मेलानिया को आगे आकर बयान देना पड़ा कि सभी आरोप गलत हैं, उनका एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिस मामले से ट्रंप दूर भागते रहे, उसी मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या इस्राइल ट्रंप के खानदान में फूट डाल सकता है? युद्ध से पहले कहा गया एप्स्टीन फाइल्स के राज ऐसे हैं कि इस्राइल के दबाव में अमेरिका हमला करेगा। अब उनमें से कई राज नए सिरे से बाहर आ रहे हैं। तो क्या यह सब इस्राइल करा रहा है ताकि ट्रंप अपनी बदनामी की आशंका से अलबला जाएं और फिर से युद्ध के मैदान में लौट जाएं? अमेरिका के टीवी चैनल CBS ने रिपोर्ट किया है कि लेबनान में हमला रोकने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों राजी हो गए। युद्ध विराम की शर्त में यह बात शामिल हो गई, मगर बाद में नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल किया, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू का ट्रंप पर इतना कंट्रोल कैसे संभव है। कई दिनों की कूटनीति एक फोन कॉल में स्वाहा हो जाती है। अगर ब्लैकमेल से सब कुछ तय हो रहा है, तब फिर इसमें डिप्लोमेसी क्या है? कूटनीति और विदेश नीति को अक्सर लोग बहुत ही उच्च कौशल का काम मानते हैं, है भी, लेकिन कई बार ब्लैकमेल करने वाले गिरोह सबसे बड़े विदेश मंत्री, डिप्लोमैट बन जाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स और पेगासस वाले ही इस्राइल के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसलिए हम भी इत्मीनान से बोल रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर दी, तब मजाक उड़ना भी था। लेकिन वही पाकिस्तान जुलाई 2025 में अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है। भारत आर्थिक सुपर पावर का दावा करता है, मगर आज तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया।